राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने मंच साहित्य के पंचरत्न में। हिंदी नेट ज़ेआरएफ के में हिंदी सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट है भाषा विज्ञान। तो आज का टॉपिक है हिंदी शब्द रचना, जिसमें पहले हम लोग उपसर्ग की चर्चा करेंगे। तो उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है या दो शब्दों उपधनसर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास में है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। कभी कभी उपसर्गों के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। उपसर्गों की संख्या है। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। संस्कृत में उपसर्ग 19 है, हिंदी में 10। अति, अतिक्रमण, अधि, अधिकार, अनु, अनुपात, अप, अपयश, अभि, अभिनव, अव, अवनति, आ, आकर्षण, उत प्लस उत से उत्तम, उद से उद्गम, उप से उपकार, दूर और दुष, दूर से दुर्दशा, दुष से दुष्क्रम, नि, निम्न, निर और निश, निर से निर्भय, निश्चय निश्चल, परा, परा से पराभव, परि, परिवर्तन, प्रा, प्रमाण, प्रति, प्रतिकूल, वि, वियोग, विभिन्न, शम, संन्यास, शु, सुभाषित, आ प्लस अन, आ से अमोल, अन से अनमोल, अध से अधपका, ऊन से 19, औ से औगुण, दू से दुबला, नी से निहत्था, बिन से बिन देखा, भर से भरपूर, कु और का, कु से कुढ़न, का से कपूत, शु और शा, शु से सुजान, सा से सपूत। उर्दू उपसर्गों की संख्या 12 है, तो 12 उपसर्गों को देख लेते हैं। अलबत्ता, कम, कम उम्र, खुश, खुशकिस्मत, गैर, गैर हाजिर, दर, दरमियान, ना, नामुमकिन, बद, बदमाश, बर, बर्दाश्त, बिल, बिल्कुल, बे, बेमान, ला, लावारिश, हम, हमदर्दी। उपसर्गों के देखने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय होता है शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय भी 2 शब्दों से बना होता है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में। अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ हो गया शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। ठीक है। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उसके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे यहाँ पढ़ जो है ये धातु है, क्रिया है, काम है, उसमें आई प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया आपका शब्द पढ़ाई। गा प्लस वैया तो हो गया गवैया। क्ली, क्री प्रस्तव्य हो गया कर्तव्य। नी प्लस अन नयन। विद प्लस मान विद्यमान। अब तद्धित प्रत्यय देखते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बुरा, बुरा यहाँ पे विशेषण है, बुरा आदमी होता है तो बुरा के साथ आई प्रत्यय लगा है तब बन गया बुराई। मीठा प्लस आस मिठास। चमक प्लस इला चमकीला। मुख प्लस ता मुखड़ा। गाड़ी प्लस वान गाड़ीवान। अगला टॉपिक हमारा समास है। समास, समास का अर्थ है संक्षेप। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य कार्य है। पंडित कांता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 या अधिक शब्दों, पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन 2 या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं
और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। समास विग्रह का अर्थ है समस्त पद को खोलकर वाक्य के रूप में रखना, समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद को देख लेते हैं। समास के भेद, तो समास का भेद ऐसे समझिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। आप लोगों को दो मिसिंग लग रहा होगा, कर्मधारय और द्विगु, तो वो तत्पुरुष के ही भेद होते हैं। मुख्य 4 ही समास होते हैं, उसके भेदों को देखते हैं। अब तत्पुरुष समास के कई भेद हैं। कर्मधारय, उपपद, नय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, मध्यम पदलोपी और मयूर व्यंशकादि तत्पुरुष। ठीक है। द्वंद्व समास के भी 3 हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो देखिए यहाँ पे तत्पुरुष तो बहुत है, पर हमको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो प्रधान है, जो मुख्य है, बस उन्हीं तत्पुरुषों को पढ़ना है। अव्ययी भाव, जिसमें पूर्व पद, देखिए 2 पद होता है, जब समास को तोड़ा जाता है तो 2 शब्दों में बढ़ता है, तो पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक या समास पद अवयव हो जाए, जैसे अवयव हो जाए तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, आजन्म, यथासंभव शक्ति के अनुसार, आजन्म जन्म तक। अब तत्पुरुष समास को देखते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास के 3 भेद होते हैं। देखिए मुख्य 3 भेद होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, और इसके 6 उपभेद होते हैं, उपपद, नय, प्रादि, अलूप, मध्यम पदलोपी और मयूर व्यंशकादि। हम यहाँ मुख्य 3 भेदों की चर्चा करेंगे। तो तत्पुरुष, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसके 6 भेद हैं, कर्म तत्पुरुष, करर तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष को का उदाहरण है, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, करर से कारक जो पढ़ते हैं, 6 कारक यहाँ पे है। तो तत्पुरुष में 6 कारक हैं, वैसे तो 8 कारक पढ़ते हैं, पर जब तत्पुरुष समास के अंदर हम लोग उसके 6 भेदों को ही देखते हैं, कर्ता को और संबंधक को हटा दिया जाता है। तो ये हम लोग नियम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कर्ता ने कर्म को करर से संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध को अधिकरण से या अधिकरण में या पर। ठीक है, तो यही नियम हमको देखना है। तो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है कष्टापन। तो देखिए कर्म को, तो कष्ट को आपन। करर तत्पुरुष में हमने पढ़ा था करर से, तो अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। करर तत्पुरुष का एक अन्य नाम होता है साधन, साधन बनता है कोई भी चीज़। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष का होता है के लिए या द्वारा या देने के अर्थ में होता है। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर। आपादान तत्पुरुष अलग होने के अर्थ में होता है, अलगाव की स्थिति होती है। तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्ति, ऋण से अलग हो रहा है। संबंध, संबंध में है पराधीन, जब 2 वस्तुओं के बीच संबंध दिखाया जाता है तो वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। तो पर के अधीन, किसी और दूसरे के अधीन, तो पराधीन। अधिकरण, अधिकरण में होता है एक आधार होता है, में और पर से जुड़ा होता है। तो गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। कर्मधारय, जिस तत्पुरुष समास के दोनों पदों में विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद जैसा मुख। नीलोत्पल, नीला है कमल। 2 हम लोग समास पढ़ चुके हैं, अब तीसरा पढ़ते हैं द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक है वहाँ द्विगु समास होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पंचवटी, पंचवटों का समाहार। चौगुनी, 4 गुनी। दोपहर, दूसरा पहर। अगला है बहुव्रीहि समास। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, शिव। जब हम लोग
शब्द पढ़ते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक योगरूढ़ शब्द पढ़ा जाता है। तो योगरूढ़ शब्द के जितने भी उदाहरण आते हैं सारे बहुव्रीहि के होते हैं। और किसी व्यक्ति की उपाधि है, उनके उपनाम है या पर्यायवाची है, वो सब बहुव्रीहि समास में आता है। तो यहाँ शिव, एक पूरे ब्रह्मांड में शिव ही हैं जिनका कंठ नीला है, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। शूलपाणी, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। सपरिवार, जो परिवार के साथ है। मिठ बोला, मीठी है बोली जिसकी, मिठ बोला। बाता बाती, बातों बातों से जो लड़ाई हुई हो उसे बाता बाती कहते हैं। अब लास्ट समास है आपका द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, हाँ देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। और इसके 3 भेद हम शुरू में पढ़ के आ चुके हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद और से जुड़े होते हैं। तो सीता और राम। समाहार द्वंद्व का अर्थ होता है समूह या समष्टि। दाल और रोटी, दाल और रोटी का अर्थ होता है, दाल और रोटी ही नहीं होती है, दाल और रोटी का अर्थ होती है जितनी आवश्यकता की खाने की वस्तुएं हैं जिनसे हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो सके, उन्हें हम दाल रोटी के अंदर समाहित कर लेते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व, विकल्प के अर्थ में, जैसे पाप होगा तो पुण्य नहीं होगा, लाभ होगा तो हानि नहीं होगा, ठीक है। दो विगत वर्षों में अलुक तत्पुरुष के उदाहरण आए थे, युधिष्ठिर, तो वो एक युधिष्ठिर है जो अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। और नए तत्पुरुष में जहाँ किसी चीज़ का नहीं निषेध के अर्थ में होता है वहाँ नए तत्पुरुष होता है। तो इसका भी उदाहरण देख ले आप लोग, अभाव। अब हिंदी वाक्य रचना। तो वाक्य की परिभाषा, वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य भेद है रचना या स्वरूप की दृष्टि से, और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से। तो रचना के आधार पर देख लेते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य है ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे मनन खाना खाता है। मिश्र वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो जो पहले वाले वाक्य पर आश्रित हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो देखिए यहाँ आश्रित है, उत्तीर्ण तभी होगे जब वो परिश्रम करेगा। तो पहले उत्तीर्ण करने वाला वाक्य परिश्रम करने वाले वाक्य पर आश्रित है। संयुक्त वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए इसमें हर वाक्य अपने में पूर्ण अर्थ निकालता है परंतु एक दूसरे से जुड़ा होता है। मैं रोटी खाकर लेटा, यहाँ तक पूरा हो गया था एक वाक्य। मैं रोटी खाकर लेटा कि, बस एक जोड़ दिया गया है कि पेट में दर्द होने लगा, तो यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद है। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। विधिवाचक, जिसमें किसी बात के होने का बोध हो वहाँ विधिवाचक होता है। जैसे हम खा चुके, सरल वाक्य, जैसे हम खा चुके। निषेधवाचक, जिसमें किसी बात के ना होने का बोध हो वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे हमने खाना नहीं खाया, हमने पढ़ा नहीं। आज्ञावाचक, जिनसे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, जैसे तुम खाओ। प्रश्नवाचक, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम स्कूल कब जाओगे, तुम कब पढ़ाई करोगे। ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। विस्मयवाचक, जिसमें दुख, आश्चर्य, सुख का बोध हो वहाँ विस्मयवाचक होते हैं। जैसे ओहो ओहो, देखिए विस्मयवाचक में की पहचान ही है कि वहाँ विस्मयवाचक चिन्ह लग जाता है। ओ मेरा सिर फटा जा रहा है। संदेहवाचक, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो,
जैसे उसने खा लिया होगा, जैसे एक पर्टिकुलर समय पे हर आदमी कोई काम करता है। जैसे बच्चे हैं, सुबह 9 बजे स्कूल जाते हैं और देखने वाला यही कहता है 9 बजे बच्चा स्कूल जा रहा है, पर बाई चांस जो देखता है वो कहीं और हो और वो बताए कि 9 बज गया तो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। तो यहाँ पे वो देख नहीं रहा है, पर वो कहता है कि हाँ पर डे ऐसा होता है तो वो जा रहे होंगे। यहाँ संदेह भी हो सकता है किसी कारण से बच्चे स्कूल ना जा रहे हों। ठीक है, यहाँ संदेह हो रहा है। इच्छावाचक, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो, जैसे तुम अपने कार्य में सफल हो। संकेतवाचक, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे पानी ना बरसता तो फसल सूख जाती। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। क्लास कैसी लगी, बस एक एक वीडियो और आएगा, आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा भाषा विज्ञान का। और आप लोग पेपर विगत वर्षों के प्रश्नों को देखते रहिए और जो भी आपको सामग्री मिल रही उसका एक बार अवलोकन जरूर कर लेंगे, क्योंकि इससे 100% श्योर है कि बहुत से प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे दोस्तों।